नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में टॉप स्टोरी में यहां पर सोना चांदी है, जहां पर प्राइसेस में थोड़ा सा ठहराव देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज है, लेकिन फेड की मीटिंग है 9-10 दिसंबर को, तो अगले हफ्ते से पहले यहां पर किस तरह से कारोबार होना चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात बताएंगे आपको चीनी की, जहां पर आपको याद दिला दें कि 1.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और माना जा रहा है कि कुछ बहुत अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होना भी शुरू हो गया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा, इस्मा के डीजी दीपक बलानी एंड कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कायनात चेनवाला। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। और मुझे याद है लास्ट गोल्ड आउटलुक में जब हमने बात की थी तो सभी लोग काफी बुलिश थे, लेकिन 3500 के ऊपर शायद ही किसी ने बात की थी। वो लेवल्स भी निकल गए, 4000 के भी निकल गए, 4200 के भी निकल गए, 4400 तक हमने यहाँ पर प्राइसेस को आता हुआ देखा। ये वो लेवल्स हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना भी की थी, इंक्लूडिंग ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस भी। 2025 जिस तरह का साल गया है, सबसे पहले तो इसे आप कैसे समराइज करेंगे? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा है। इतना अच्छा रिटर्न कई दशकों के बाद ऐसा गोल्ड में देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एसेट क्लास हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न है वो गोल्ड ने ही दिया है। और इस साल के रिटर्न के वजह से जो अगर पिछले 50 सालों का अगर एवरेज भी गिनेंगे तो ये अप्रॉक्स 15% के आसपास आता है। तो ओवरऑल गोल्ड हैव गिवन अ वंडरफुल रिजल्ट। लेकिन इसके साथ ही जो एक डर सा भी बना रहता है कि जब भी कोई भी किसी चीज का भी प्राइस इतना ज्यादा हाइप होता है और कंटिन्यूअस 2 साल तक हाइप होता है, तो हमने क्रॉस द सभी ग्लोब में जितने भी एसेट क्लासेस सब में देखा है कि एक बिकवाली का भी दौर जरूर आता है। अभी अगर आप बात करेंगे तो जब से ट्रंप आए हैं वो सबसे बड़ा एक रीजन रहा है, ट्रिगर पॉइंट रहा है गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि उनके आने के बाद चाहे वो टैरिफ हो या जियोपॉलिटिकल दूसरे टेंशन्स हो, वो सब में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। और इसके वजह से ही गोल्ड का सबसे ये ज़्यादा प्राइस में हाइक देखने को मिला है। जो फेड रेट हैं और जो अपने इन्फ्लेशन रेट्स हैं, ये सब चीज़ें डेफ़िनिटली सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये पूरे 2025 में वो ट्रम्प था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 2025 में ट्रम्प थे, तो 2026 में भी ट्रम्प रहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि पिछले 1 साल में जो ट्रम्प रहे हैं, उसके वजह से जो गोल्ड में प्राइस है, लेकिन अब उनको भी कहीं न कहीं समझदारी आनी चाहिए। क्योंकि जो उनके कंट्री में खुद उनके जो उनके आलोचक हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके वजह हम्म। से उनको पॉलिटिकल बहुत सारे बहुत सारे डेंट लगने शुरू हो गए हैं, मनोज जी, फाइनेंशियल डेंट क जी, मनोज जी, अगले साल तो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो वो एक और जी, इवेंट भी यहाँ पर ऐड जी। हो जाएगा। जी, मैं उस पे ही आ रहा था। तो ये उसका एक स्टोरी बना रहा था आपके सामने कि कि जो ये पॉलिटिकल डेंट है, फाइनेंशियल डेंट है, ये सब भी लगने शुरू हो गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो हम्म। अगर ये सब चीज़ों को अगर आप कंसीडर करें और मिड टर्म इलेक्शन की जहाँ तक बात है, अगर ट्रम्प को मिड टर्म इलेक्शन जीतना है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी नरमी दिखानी पड़ेगी। और अगर वो नरमी दिखाते हैं, ओवरऑल चीज़ों को सही करते हैं, तो गोल्ड में एक जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड भाव आपको बढ़ता हुआ नजर आया है 2000 में, शायद अनप्रेसिडेंटेड भाव गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर बट एट द एंड मैं जरूर बोलूंगा, ट्रम्प को जो प्रेडिक्ट करना है दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इतना जो बड़ा भाव बढ़ा है, उसका एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। पर मनोज जी, अब 2025-26 की अगर बात की जाए तो 25 में जो अपसाइड टारगेट थे 3500 के, अब वो लोगों का मानना है कि ये एक सपोर्ट बन सकते हैं, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद वहां पर निकलते हुए नजर आएगी। क्या रेंज आप यहां पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, जब आपने कहा कि ट्रंप क्या करते हैं, किस तरह के मूव्स हम बनता हुआ नजर देखेंगे, काफी सारी चीजें यहां पर इंपैक्ट करेंगी। फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स है, ग्लोबल डेट है, ग्लोबल स्लो डाउन इन ग्रोथ है, काफी सारी कंसर्न्स हैं। लेकिन एक क्या रेंज समझ में आती है फिलहाल 2026 के लिए? देखिए, फिलहाल बहुत इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो गोल्ड है, अब मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ा उसमें गोल्ड के रेट्स में डेंट ना लगे, अगर स्लाइड डाउन ना भी हो,
तो गोल्ड में बहुत बड़ा उछाल नहीं दिखता है। मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फ़र्क दिखता है। अगर आपको रिवॉर्ड है, तो यहाँ से मैक्सिमम मेरे को $400 दिखता है मैक्सिमम, यानी कि हम्म 10% आपको मैक्सिमम मुझे यहाँ से 10 टू 11% के आसपास 2026 में आपको डॉलर टर्म्स में देखने को मिल सकता है। हम्म लेकिन अगर मैं यहाँ नरमी में देखूं, तो मेरा ऐसा सोच है कि यहाँ से अभी भी मैं ऐसा देखता हूं कि $3200 के आसपास, 3000 से 3200 का डॉलर के आसपास, अगर चीजें ठीक हुई सब एग्जाम एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछले ट्रेडिंग सेशंस 1-2 महीने में देखे होंगे कि जब 4200 4300 से 39 40 50 का जब जाता है तो मिनटों नहीं लगता है, वो हम्म सीधा स्ट्रेट जो है ना, वो लिफ्ट से वापस आती है गोल्ड। तो हम्म ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 25% तक करेक्शन एटलीस्ट गोल्ड में 2026 में देखने को मिल सकती है। और ओके अगर देखने को नहीं मिली, अगर सभी रीजन सपोर्टिव रहे, तो भी हम्म तेजी जो है मुझे 10% से 10% ज्यादा तक सीमित है। तक ही दिखती है। तो ओके अपसाइड मूवमेंट मुझे 10% की दिखती है, डाउनसाइड मूवमेंट 25 to 30% की दिखती है। एक और सवाल मनोज जी, और वो खरीदारी को लेकर है। और हम जानते हैं कि ये ऐसा रिकॉर्ड ईयर है जहां पर इन्वेस्टमेंट बाइंग में हमने नई ग्रोथ ऑल टाइम हाईज लगते हुए देखे हैं, चाहे वो सोना हो या फिर चांदी फॉर दैट मैटर। जहां तक ज्वेलरी की बाइंग है, वो कैसी रही है? जिस तरह के सर्वेज काफ़ी सारी एजेंसीज ने किए हैं, अभी भी यही सुनने को मिल रहा है कि 22 कैरेट पहली पसंद है, 18 एंड 14 स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी के लिए यहाँ पर पसंद है। बहुत ज़्यादा लोग 9 कैरेट की तरफ नहीं गए हैं। मैं आपके बात से एकदम सहमत हूँ। पहले मैं आपके दूसरे पॉइंट को एड्रेस करता हूँ। देखिए, जब गोल्ड 30,000 था ना, एकाएक 50,000 रुपया हो गया था। तो हम्म ऑल राइट। तो क्लियरली जिस तरह की डायमंड एंड ज्वेलरी बाइंग है इस वेडिंग सीजन में, वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे मनोज जी से, जैसे वो वापस आते हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म। कायनात, आपकी सेंस लेना चाहेंगे, आप कैसे देखती हैं? सोने पे तो हमने बात की है, लेकिन चांदी पर आपकी क्या सेंस है? डेफिनेटली चांदी में तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिला है। एंड सप्लाई स्क्वीज का जो थीम है, सप्लाई टाइटनेस का जो थीम है, उसके कारण हमने जो स्पाइक्स देखे हैं चांदी में, वो आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहने की काफी संभावना है। एंड गिवन दैट पहले जब भी कॉमेक्स पे एक इन्वेंट्रीज का कंसर्न था, सप्लाई का कंसर्न था, टैरिफ कंसर्न्स थे। सो जो सारा सप्लाई था, सारे जो स्टॉक्स थे, वो टुवर्ड्स यूएस जा रहे थे। एंड उसके कारण अभी दूसरे मार्केट्स में हमें एक टाइटनेस देखने को मिल रही है। जैसे चाइनीज इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो अभी 10 ईयर लो के आसपास है, जिसके कारण चाइनीज मार्केट्स में भी बैकवर्डेशन है। सो ये जो सप्लाई रिलेटेड कंसर्न है, डेफिनेटली ये सपोर्टिव रहेगा फॉर प्राइजेस। अदर देन दैट, इसके साथ जो थीम प्ले आउट कर रही है अभी, वो फेड रेट कट्स की है। फिलहाल मार्केट्स आर प्रीटी कॉन्फिडेंट के 90% चांसेस है कि रेट कट दिसंबर में हो, अनलेस एंड अनटिल एनीथिंग आज पीसीई डेटा भी है। इन केस अगर बहुत ज्यादा हाई देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आते हैं, तो ही थोड़ा सा एक मार्केट्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल सकता है। बट अदर देन दैट, इट लुक सेट फॉर अ रेट कट इन द दिसंबर मीटिंग। उसके साथ इंडस्ट्रियल डिमांड की हम बात करें, एआई की हम बात करें, हर जगह सिल्वर की एक एप्लीकेशंस है, अपार्ट फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो वहां से उसको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर प्राइसेस आगे आने वाले समय में भी सपोर्टेड रहेंगे। बट ओनली वर्ड ऑफ कॉशन इज, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डिमांड, इकोनॉमिक आउटलुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन केस इफ देयर इज एनी इकोनॉमिक कंसर्न, कोई स्लो डाउन, जैसे यूएस में भी स्लो डाउन के कंसर्न दिख रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिसेशन कंसर्न्स आ जाते हैं, या यूएस स्टॉक मार्केट्स का जो एआई बबल को रिलेटेड कंसर्न्स है, अगर वो रिन्यू होते हैं, ये सारे सिचुएशन में हमें एक शार्प पुल बैक भी सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। हम्म कायनात, आपसे ऑफ कोर्स मेटल्स की और रुपये की बात भी करेंगे, लेकिन मनोज जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं और उनसे एक सेंस ले लेते हैं कि किस तरह की ज्वेलरी डिमांड इस बार यहाँ पर देखने को मिली है। मनोज जी, क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं आप इस बार? आपके दोनों पॉइंट का आंसर देता हूं। पहला, जी। ज्वेलरी डिमांड। अभी आपका कॉल आने से पहले मैंने इंडिया में कम से कम 12 से 13 ज्वेलर्स को फोन किया अक्रॉस द कंट्री, और सबके यहाँ एक ही जवाब था, एक्सेप्ट नॉर्थ दिल्ली साइड में ना थोड़ी सी जो है ना वो वेडिंग डिमांड है, लेकिन वहां भी 10 to 15% डाउन है। बाकी पूरे इंडिया में वेडिंग डिमांड 30% तक डाउन है। और 2025 में जो वेडिंग डिमांड है प्लस जो जेनरिक डिमांड है, सबसे बड़ी बात है, जो जेनरिक डिमांड है वो भी 30 to 35% डाउन है। लोग बोलते हैं कि ये वेडिंग चल रही है, इतने सारे वेडिंग पूरे कंट्री में है, लेकिन ग्राहक कहाँ नजारत हो गए पता नहीं। इसका ये भी मुझे एक रीजन लगता है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट बाइंग बहुत सारी कर दी है गोल्ड में और सिल्वर में, तो वो फंड शायद डाइवर्ट हो गया हो।
लेकिन एट द सेम टाइम जो ज्वेलरी खरीदने भी आ रहे हैं वहां पे एक्सचेंज बहुत चल रहा है, ओल्ड गोल्ड का एक्सचेंज बहुत चल रहा है, तो वो 50 से 60% तक जो है एक्सचेंज ओल्ड गोल्ड दे के लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये आपकी डिमांड की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि प्राइस इतना ज्यादा हो गया तो लोग 9 कैरेट पे जाएंगे क्या? मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब गोल्ड 30,000 से 50,000 हो गया था ना इंडिया में, तब भी बहुत सारे ज्वेलर ने जो जैसे डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट में बनाने लगे थे, 22 कैरेट वाली ज्वेलरी 18 कैरेट में बनाने लगे थे। उस समय भी आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के बाद ऐसा सर्वे आया और ऐसा लोगों ने, जो एंड कस्टमर है वो जो गोल्ड खरीदने वाले, उन्होंने रिजेक्शन कर दिया। उन्होंने 14 कैरेट ज्वेलरी उस समय भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिंग्स है खासकर अंगूठियों में, टॉप्स में, ये सब चीजों में उन्होंने नहीं लिया। डेफिनेटली लिया, नेकलेसेस वगैरह में लिया, मिडिल इंडिया में लिया, ईस्ट इंडिया में लिया, नॉर्थ में, लेकिन साउथ में वो भी बहुत नहीं चला। इसी तरह जो 22 कैरेट से जो 18 कैरेट की ज्वेलरी लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो वापस 22 कैरेट पे गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी का बूम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जिनको गोल्ड खरीदना है वो डायमंड ज्वेलरी 18 कैरेट में ही खरीदना चाहेंगे और गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट में ही खरीदना चाहेंगे। फेयर पॉइंट मनोज जी, बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। तो क्लियरली जैसे आपने लोगों से बात करी और जिस तरह का सर्वे आपने यहाँ पर इंडिविजुअली किया है, 20 से 30% की गिरावट यहाँ पर ज्वेलरी मांग में वेडिंग सीजन के लिहाज से है। और जैसे कहा गया, एब्सोल्युटली जो भारत में सोना खरीदना चाहते हैं वो बेस्ट कैटेगरी लेना चाहेंगे, तो 22, 18 और 14 कैरेट से नीचे एज ऑफ नाउ इंडियन खरीदार नहीं गए हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए और सेंस के लिए भी। तो वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन कायनात आपसे मेटल्स पे एक सेंस लेना चाहेंगे। ये साल ऐसा है कि सिर्फ सोने और चांदी नहीं कॉपर ने भी ऑल टाइम हाई छुआ है, यूएस में, एलएमई में, इंडिया में भी। यहाँ से क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं? देखिए, सारे मेटल्स में एक कॉमन थीम है विच इज स्ट्रक्चरल टाइटनेस। कॉपर के केस में भी हमने देखा है काफी माइंड डिस्ट्रप्शंस रहे हैं, प्रीमियम्स हाई हैं, टीसीआरसी जो रिफाइनिंग चार्जेस, जो प्रोसेसिंग चार्जेस बेसिकली जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट चार्जेस, रिफाइनिंग चार्जेस, वो भी काफी लो लेवल पे है। तो कॉन्सेंट्रेट सप्लाईज डेफिनेटली एक कंसर्न है मार्केट्स के लिए। और साथ ही साथ कोई नई माइंस डेवलप होती नजर नहीं आ रही है। अगर मैं सिर्फ कॉपर की बात करूं तो फ्रॉम माइन एक्सप्लोरेशन टू जो डिस्कवरी टू एक्सप्लोरेशन जो पूरा प्रोसेस होता है, इट टेक्स 7 to 10 years। अगर कोई न्यू माइंस नहीं आएंगी तो प्रोडक्शन में डेफिनेटली कोई एक हमें ज्यादा अपसाइड एक एडिशन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि हम जब डिमांड साइड की तरफ देखें तो एक काफी पॉजिटिव डिमांड आउटलुक लग रहा है, स्पेशली फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी और एआई, क्योंकि वाइडिंग डिमांड है कॉपर के लिए, तो ये बहुत सपोर्टिव है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो उसके कारण थोड़ा प्राइसेस सपोर्टिव रहेंगे फॉर ऑल द ट्रेंड फॉर ऑल द मेटल्स स्ट्रक्चरल टाइटनेस के कारण। एल्यूमिनियम के केस की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम में आप देखेंगे चाइना में जो कैपेसिटी कैप है उसके कारण सप्लाई एडिशंस लिमिट हो जाते हैं, उसके वजह से एक कंसर्न रहेगा। इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा लोअर लेवल्स पे है, बीट कॉमेक्स या एलएमई, तो वहां पे भी आपको एक मार्केट के टाइटनेस का थोड़ा सा अंदाजा होता है। सो ये ओवरऑल इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा इवन नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे, बिकॉज रेट कट का भी आउटलुक पॉजिटिव ही है। सो वो एक थीम प्ले आउट कर सकता है। बट इन द नियर टर्म व्हाट वी नीड टू सी इसके कॉपर के केस में अगर मैं बात करूं, स्पेशली प्राइसेस बहुत ज्यादा रैली अभी हो गए हैं, तो करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक ये रहेगा। ओवरऑल तो बाइंग का ही हमारा ट्रेंड है, वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू मूव टुवर्ड्स 1150 लेवल्स, बट स्लाइट पुल बैक्स आ सकता है बेसिस डेटा रिलेटेड वॉलिटिलिटी एंड ट्रेंड्स इन यूएस डॉलर। ऑल राइट, और आज का एक और दिन है जब हमने करीब 2% की तेजी कॉपर में आते हुए देखी है। वेल, इसका एक 6 मंथ एंड 12 मंथ चार्ट लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बढ़त हमने कॉपर में बनते हुए देखी है काफ़ी स्टुपेंडस रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से कॉपर बढ़ा है और भारतीय बाजारों में उसकी तेजी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बनती हुई नजर आई है। हम 1000 और 1100 की बातें करते रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने अगस्त के महीने से यहाँ पर कॉपर में आता हुआ देखा है, जहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की अगर बात की जाए तो करीब 15 से 20% तक की तेजी है। 6 महीने में 25% की बढ़त यहां पर कॉपर ने दिखाई है। तो अगर इस साल की बात की जाए तो 34% की तेजी शायद हमने कॉपर में आते हुए देखी है, और उसमें से जो 25-27% की बढ़त है वो पिछले 6 महीने में ही यहां पर ज्यादातर बनती हुई नजर आई है। तो इस साल का लो 793 का था और 1093 का लेवल यहां पर चल रहा है फिलहाल। तो 300 रुपए की तो यहां पर तेजी है, और यहां से और बढ़त की उम्मीद, जैसे कायनात ने हमें बताया, कॉपर में आगे जाकर देखने को मिल सकती है। कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड, ये भी एक चीज यहां पर कही गई है। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया
कायनात एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत ही एक्सेप्शनल इनसाइट्स भी हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। वेल ब्रेक हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। और रुपया कमज़ोर हो चुका है जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ने की शायद उम्मीद कर रही है। जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस बाजार में है ये माना जा रहा है कि 1 लाख टन एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल यहाँ पर हुआ है, 1.5 मिलियन टन का अप्रूवल है। किस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस एंड रुपी डेप्रिसिएशन, ये तीनों चीज़ें कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जैसे आपको पता है सरकार ने पिछले महीने 15 लाख टन का एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी और हमने इनसे ये बोला था कि अर्ली परमिशन देने से ये हो जाएगा कि हालांकि एक प्रॉपर पैरिटी दिसंबर के बाद बनेगी जब लो क्वालिटी व्हाइट्स का अप्रैल तक एक ट्रेड गैप रहेगा। बट हमें खुशी है कि लगभग 1 लाख टन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया है और अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कीनिया और कुछ नेबरिंग कंट्रीज में ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और वहां से अच्छी इंक्वायरीज आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट जब हमारा 15 लाख टन का एक्सपोर्ट अनाउंस हुआ था उस समय लगभग 408 या 410 डॉलर पे लंदन वाइट चल रहा था। अब वो इंटरनेशनल मार्केट लगभग 425 और 435 डॉलर के बीच में होवर कर रहा है। आपने सही कहा, डॉलर भी स्ट्रेंथन हो गया है तो इससे एक पैरिटी बनती नजर आ रही है और आगे जाके लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स प्रॉपरली फ्लो में शुरू हो जाएंगे। अभी जहां तक हमारी खबर है लगभग 440-450 डॉलर के आसपास के डील्स हुए हैं और ये अच्छे सिग्नल्स हैं कि अब मिल्स भी एक्सपोर्ट करने को रेडी हो गए हैं, पैरिटी बनती दिख रही है। तो आगे मुझे लगता है 1 या 2 महीने में अच्छे एक्सपोर्ट्स होने की संभावना है इंडिया से। दीपक जी साथ ही साथ किस तरह से एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स इसमें अपने लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर जब लेके आएंगे तब लेके आएंगे, लेकिन इनिशियल क्या खबर है? मौसम ठीक ठाक है, बुआई अच्छी चल रही है? बिल्कुल, जहां तक हार्वेस्टिंग का है तो हार्वेस्टिंग काफी अच्छी चल रही है। 30 नवंबर तक आपको पता है लगभग 41 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया था जो पिछले साल से कहीं ज्यादा है। तो जहां तक हमें अनुमान है, जो हमारा एडवांस एस्टीमेट था 343 लाख टन का, हम उसके आसपास पहुंच जाएंगे। और हमें ये भी खुशी है कि सरकार ने भी अपने नंबर्स रिवाइज कर लिए हैं बेस्ड ऑन द केन कमिश्नर डेटा और उन्होंने भी अपना डेटा लगभग 343-344 लाख टन को रिवाइज कर दिया है। तो सीजन काफी अच्छा चल रहा है और आपने सही बोला, नेक्स्ट ईयर 26-27 जहां तक बुआई का है, हमें लग रहा है कि वो सीजन इससे भी बड़ा होने की संभावना है। तो शुगर प्रोडक्शन जहां तक है वो 25-26 और 26-27 काफी अच्छी होने की संभावना है। बट इसके साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं जो कि एमएसपी के ऊपर और इथेनॉल रेट के ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी नोट किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में डोमेस्टिक प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं, लगभग 100 रुपए नीचे आए हैं और ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा और एमएसपी नहीं आया तो मिलों को काफी दिक्कत हो सकती है। तो मैं पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और इस बार एमएसपी पे कुछ न कुछ करेगी डिसीजन। दीपक जी आप कहेंगे कि डिलेड है ऑलरेडी, ये डिसीजन पहले ही आ जाना चाहिए था जब शायद एक्सपोर्ट की यहाँ पे मंजूरी मिली या फिर उससे भी पहले? अब मिडिल ऑफ द सीजन भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया है, किस तरह का फीडबैक है सरकार की तरफ से इस पर? नहीं, डिले तो काफी है। 5 साल से अगर कोई चीज को रिवाइज नहीं किया गया तो डिले तो बहुत है। ये तो पिछले साल भी आना चाहिए था। दिसंबर लास्ट ईयर में लगभग 34-35 रुपए के लेवल पे आ गया था महाराष्ट्र कर्नाटक, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी कम है। अभी भी एसएपी कितने स्टेट्स में बढ़ गए, एफआरपी बढ़ गया, कर्नाटका में भी केन प्राइसेस बढ़ गए, लगभग 41-42 रुपीज के आसपास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो आज का भी जो रेट है अगर एक्समेल देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे है। तो ये तो ऑलरेडी डिलेड डिसीजन है और इसके ऊपर आई एम श्योर सरकार इसके ऊपर बहुत ही सीरियसली सोच रही है और शायद एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रही है कि एक रिवाइज्ड एमएसपी को अनाउंस करेगी। ऑलराइट, आशा यही है कि फॉर द सेक ऑफ शुगर इंडस्ट्री ये मुहूर्त थोड़ा जल्दी निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि मुहूर्त इज डिलेड बाय 5 इयर्स और ये वाला सीजन भी शुरू हो चुका है और अभी तक ऐसा होता हुआ नजर आया नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट के फ्रंट पे चीजें थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आई हैं और जहां तक फसल है ऑफकोर्स बेहतरीन है, बाकी सारी चीजें अभी भी इन लिम्बो। बहुत शुक्रिया दीपक जी एज ऑलवेज ज्वाइन करने के लिए और वो लेटेस्ट शुगर में हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। बल इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।